चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम जितने भी पहला क्वेश्चन था, एक में 10 गो क्वेश्चन था, वो हम पूरा कर लिए थे। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। और आप लोग जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 1-2 बार लिख लोगे। 10 क्वेश्चन तो है ही, एक बार सॉल्व कर लोगे तो आसानी से जाके एग्जाम में लिख कर आओगे। तो सारा का सारा यही सब वर्ड रहता है, आप लोग मिला मिला के पूरा एग्जाम में भर कर आ सकते हो पेपर को। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखो ध्यान से देना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ। थोड़ा बहुत यहाँ पे धुंधला आ रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ओवरऑल आपको दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल, मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस एट वर्क प्लेस। ठीक है, मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस एट वर्क प्लेस, मतलब आप सॉफ्ट स्किल से क्या समझते हो और इसका इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पर इसको मेंशन करना है। तो मोटा मोटी सॉफ्ट स्किल जो था वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसका इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पर क्या होगा उसका ही आंसर इसमें लिखना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। देखो सॉफ्ट स्किल हम समझते थे ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का गुण हो सकता है, उसका नॉन टेक्निकल एबिलिटी हो सकता है, कैसे वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करता है वर्क प्लेस पर। तो यही सब तो था सॉफ्ट स्किल। देखो सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, किसी व्यक्ति का पर्सनल गुण क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एट्रीब्यूट एंड नॉन टेक्निकल एबिलिटीज दैट इनेबल someone to interact effectively and harmoniously with others। इसका मतलब ये हुआ, देखो हार्मोनियसली मतलब होता है पीसफुल वे, मतलब शांतिपूर्वक। तो सॉफ्ट स्किल वैसा एबिलिटी है, वैसा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एट्रीब्यूट है, नॉन टेक्निकल एबिलिटी है, जिससे वह इफेक्टिवली वे में किसी दूसरे से इंटरेक्ट करता है, अच्छा से कम्युनिकेट करता है, उसी को हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो दीज स्किल्स आर इसेंशियल इन द वर्क प्लेस एज दे कम्प्लीमेंट टेक्निकल स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल ओवरऑल सक्सेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो सॉफ्ट स्किल है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अपना इसेंशियल है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जिससे उसकी सक्सेस रेट में, उसकी प्रोडक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूट बहुत ही अच्छा तरीका से हो सकता है और वो सक्सेसफुली किसी चीज़ को कर सकता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल यही सबको बोलते हैं। किसी व्यक्ति का अगर अच्छा गुण होगा तो उसको किसी भी काम को करने में सहायता मिलेगी, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। हियर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स इन द वर्क प्लेस। देखो हम स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं इसका इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पर क्या पड़ेगा सॉफ्ट स्किल का, उसको एक एक करके देख लेंगे। तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में इस प्रकार का लिख देना, सॉफ्ट स्किल वो ऐसे थोड़ा बहुत याद रहेगा ना तो आसानी से लिख लोगे। तो सॉफ्ट स्किल किसी सॉफ्ट स्किल हर एक व्यक्ति के अलग अलग होगा, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग एट्रीब्यूट होगा, अलग अलग गुण होगा, अलग अलग एटीट्यूड होगा, अलग अलग रहने बिहेवियर, अलग अलग सबका इथिक्स, सबका अलग अलग होगा। तो सॉफ्ट स्किल हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप देखो एक एक करके हम इम्पोर्टेंस स्टेप है उसको लिख दिए, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंस सॉफ्ट स्किल का उसको हम ब्रेक करके एक एक करके लिखे हैं। देखो सबसे पहला है कम्युनिकेशन, समझना है कम्युनिकेशन को किसको। देखो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क प्लेस पर। अगर किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो किसी से भी बातचीत आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रूशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस। इट हेल्प इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस पर, ताकि अगर अच्छा कम्युनिकेशन का हिंदी में मतलब होता है बोलचाल, ठीक है। अच्छा से कम्युनिकेट करेंगे हम लोग तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और कम्युनिकेशन क्या करेगा ना, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट।
अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो एक दूसरे से अच्छा तरीक़ा से वार्तालाप कर लेंगे, अच्छा से सुनने का पावर जो होगा वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा, और मेरा जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो पहला आप याद रखना कम्युनिकेशन। ठीक है, मेरा मुंह दुख गया बोलते बोलते। दूसरा है टीम वर्क। देखो देखो मतलब दो या दो से अधिक आदमी हैं तो उसको हम लोग टीम बोल देंगे। ठीक है, वही आदमी किसी एक काम को कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक काम को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, वो सभी मिलकर उसको हम बोल देंगे टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क है तो सभी मिलकर काम करेगा तो काम आसानी से हो जाएगा। देखो द एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेटिव मतलब कलेक्टिव वे में, एक समूह बनाकर काम करने की एबिलिटी है, उसी को हम लोग टीम वर्क बोलते हैं। विथ अदर एंड कंट्रीब्यूट टू ए कलेक्टिव गोल इज वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब टीम मतलब समझ गए होंगे। देखो दो या दो से अधिक आदमी है तो उसको टीम बोल दिए, वही सब आदमी मिलकर एक काम को कर रहा है तो उसको टीम वर्क बोल दिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सॉफ्ट स्किल लाइक एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फोस्टरिंग ए हार्मोनियस टीम डायनामिक। मतलब देखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, एम्पैथी मतलब होता है अपने को किसी दूसरे की जगह देखकर फील करना, उसको बोलेंगे एम्पैथी। हार्मोनियस मतलब समझते हो, हार्मोनियस मतलब एकदम मतलब विनम्रता होकर किसी काम को करना। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी के होकर किसी काम को करना। कोऑपरेटिव मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। तो मोटा मोटी टीम वर्क आप समझ गए हो। टीम वर्क का मतलब एक ही होता है कलेक्टिवली किसी काम को करना। तो सॉफ्ट स्किल हो गया पर्सनल एट्रीब्यूट। कम्युनिकेशन मतलब आप समझ गए हो कि हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टिव वे में तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और टीम वर्क समूह बनाकर काम को करना किसी पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए, उसको हम लोग बोल देंगे टीम वर्क। तो सॉफ्ट स्किल समझ गई। इसका और भी बहुत सारा याद है, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे तो सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा लिख देना, फिर इसका इंपॉर्टेंस में कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डील कर देना, फिर टीम वर्क के बारे में थोड़ा डील कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखो अगला है मेरा लीडरशिप, उसी के अंतर्गत है। जैसे 10 पॉइंट लिख दिए हैं क्योंकि ये आएगा तो डायरेक्ट 14 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है मेरा वो लीडरशिप। देखो लीडरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। जैसे सॉफ्ट स्किल सच एज एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप के लिए क्या क्या जरूरी है? टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, और किसी दूसरे को मोटिवेट इन्फ्लुएंस करने की ताकत होनी चाहिए लीडरशिप के अंतर्गत। अपने को किसी दूसरे के जगह रख कर फील करने की जो पावर है वो होना चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉय है उसको एम्पावर करने की ताकत होना चाहिए, टीम को गाइड करने की ताकत होना चाहिए। ये सब आ जाएगा लीडरशिप के अंतर्गत। ठीक है, मतलब उसको देखकर लोग इंस्पायर्ड हो, उसी को तो हम लोग लीडर बोलते हैं। वही सब लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं। सॉफ्ट स्किल सच एज एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। ये सारे चीज़ होना चाहिए एक इफेक्टिव लीडर के अंदर। टीम को गाइड करने की ताकत होनी चाहिए, तो ये लीडरशिप हो गया। अब देखो चौथा है एडेप्टेबिलिटी। पहला क्या था मेरा, ध्यान देना, एक टीम वर्क हम लोग पढ़े, दूसरा कम्युनिकेशन पढ़े, फिर लीडरशिप पढ़ लिए, और चौथा है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब होता है टू चेंज क्विकली। ठीक है, आसानी से चेंज कर जाना, उसको बोलेंगे क्विकली। आजकल के बदलती दुनिया में अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नए नए स्किल को डेवलप करके सीख लेना, आसानी से तुरंत सीख लेना, उसी को तो हम लोग एडेप्टेबिलिटी बोलेंगे। देखो इन टुडे डायनेमिक वर्क इन्वायरमेंट द कैपेबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज एंड लर्न न्यू स्किल क्विकली इज इसेंशियल। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है चीज़ों को आसानी से लर्न करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल लाइक रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंडलेस इनेबल इंडिविजुअल टू नेविगेट थ्रू ट्रांजिशन एंड चैलेंज इफेक्टिवली। आजकल के इस बदलती दुनिया में चीज़ों को जल्दी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब हुआ टू चेंज क्विकली। मोटा मोटी आपको जितना भी ये सब पॉइंट है थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो आसानी से लिख लोगे। जैसे लीडरशिप के बारे में लिखना है, एडेप्टेबिलिटी के बारे में लिखना है, ये सब थोड़ा थोड़ा आप आसानी से लिख सकते हो, पेज भर सकते हो एग्ज़ाम में। अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग।
देखो वर्क प्लेस है, बहुत सारे जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम दोनों को बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉफ्ट स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग आर इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस। ठीक है, अब देखो वो तो हो गया लड़ाई झगड़ा वाली बात। अब मान लो बहुत सारे लोग रहेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में नया नया विचार आएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे को विचार जब मतलब शेयर करेंगे लोग एक दूसरे से, उससे क्या होगा, उससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो बिल्ड होगा ही होगा। और जो प्रॉब्लम आएगा, जिस आदमी को प्रॉब्लम आएगा वो दूसरे को बताकर उसको सॉल्व कर लेगा, एक दूसरे से हेल्प करके, तो वो आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, देखो अगला है मेरा टाइम मैनेजमेंट। पहला क्या था, ध्यान रखना। पहला था कम्युनिकेशन, दूसरा था टाइम मैनेजमेंट, तीसरा था टीम वर्क, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा सा जब पॉइंट याद रहेगा तो आप एग्जाम में जाके पेज भर कर आसानी से आ जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जीवन में। ठीक है, अगला है मेरा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब समझ जाओ, वही अभी तुरंत बताए थे, वर्क प्लेस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कम्युनिकेशन के माध्यम से दोनों को बैठाकर शांति से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देना। दोनों कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, सॉल्व कर देना, उसी को तो हम लोग कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट आर इनविटेबल। इनविटेबल मतलब वैसा चीज़ जो होना तय है, उसको बोलेंगे हम लोग इनविटेबल। And the ability to resolve them constructively is essential for maintaining a positive work environment. Soft skills like negotiation, emotional intelligence, and diplomacy play a crucial role in mediating conflict. इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है एबिलिटी टू मैनेज। मतलब कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब मोटा मोटी वही हुआ, किसी तरह वो झगड़ा हो गया उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से सॉल्व कर देना। ठीक है, अब है वर्क इथिक्स। इथिक्स मतलब आप समझते ही हो, एक दूसरे पर विश्वास करके कोई भी काम कर रहा है, टीम वर्क हो रहा है तो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे ताकि रिलेशनशिप दोनों में अच्छा हो और काम इफेक्टिव वे में आसानी से होते जाए। देखो वर्क इथिक्स में सॉफ्ट स्किल्स सच एज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है ट्रस्टवर्थी, विश्वसनीयता, इंटीग्रिटी and a strong sense of responsibility are fundamental for demonstrating a strong work ethics. They contribute to build trust and credibility in the workplace. Work ethics मतलब वही हुआ, लोगों से अच्छा बिहेव रखना है, लोग के ऊपर ट्रस्ट करना है, किसी को कोई भी समस्या आ गई है तो उसको समाधान करना है, यही तो हो गया वर्क एथिक्स। कस्टमर सर्विस भी अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर से किस तरह से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ भी सॉफ्ट स्किल बहुत काम आता है, इफेक्टिव वे में कैसे काम करेंगे। लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वही हुआ एबिलिटी टू मैनेज, हम कैसे हैंडल करेंगे एक दूसरे को। सॉफ्ट स्किल रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस बोथ इन वन सेल्फ एंड अदर्स। कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, खुद तो मैनेज करेंगे, कैसे दूसरे के प्रॉब्लम को भी मैनेज करेंगे, वो हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो मोटा मोटी 10 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये भी याद कर लोगे ना, जैसे लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, 2-3 बार जब लिख लोगे तो आसानी से जाके आप एग्जाम में लिख सकते हो। मोटा मोटी इसका कंक्लूजन में यही निकला कि सॉफ्ट स्किल वर्क प्लेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे शांत करेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, इफेक्टिव लीडरशिप में क्या गुण होना चाहिए, यही सब कंक्लूजन में निकला। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या है और उसका इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पर क्या होता है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, और अब हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एन इंडिविजुअल। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से वो फैक्टर है जो उसको मोटिवेट कर सकता है। तो हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। देखिए, आप सेमेस्टर के एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा।
तो हम इसमें टोटल 5 पॉइंट देखेंगे, 5 फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो है अचीवमेंट। तो अचीवमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी हम डिज़ायर करते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, जो हम डिज़ायर करते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमको ये अचीव करना है, तो उससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहता है और इससे हमारे मतलब कि एक जो होता है ना कि अंदर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो हमारा बढ़ता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रिकॉग्निजेशन। अब रिकॉग्निजेशन में क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो उसके लिए एफर्ट डालते हो कि आप अपने जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आप काम करने में एफर्ट डाल रहे हो और वहाँ के आपके जो कलीग्स हैं आपके काम को देख के आपको अप्रिसिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके काम को वैलिडेट करते हैं, तो उससे आपका क्या होता है कि मोरल बूस्टअप हो जाता है। उससे आप और मोटिवेटेड रहते हैं और अपने आप प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा लेते हैं और आप और बेहतर तरीके से अपने काम को करते हैं। अब मेरा तीसरा जो फैक्टर है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर क्या आता है कि जब आप किसी भी काम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आप ले लेते हैं तो उससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हम किसी भी काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो हमको उसको करना होगा। उस टास्क का जो आउटकम होता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो एक मोटिवेशन आपके अंदर रहता है कि भाई मुझे ये काम करना होगा। अब हमारा चौथा जो फैक्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ थ्रू लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट सर्व एज मोटिवेटर। तो जब भी हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जब हमारा स्किल डेवलप होता है तो उससे हमको एक मोटिवेशन आता है और हमारा ओवरऑल जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमको डेवलपमेंट मिलता है, उसमें हम ग्रो करते हैं और हमारे कैरियर में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जो भी हम डिज़ायर किए हैं उसको अचीव करने के लिए। अब हमारा लास्ट है जो फैक्टर वो है जॉब सिक्योरिटी। तो जब आपके अंदर एक जॉब को लेकर स्टेबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरा जॉब नहीं जाएगा, जैसे कहीं भी आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको अगर ये सिक्योरिटी मिल जाए, जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें एक सिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरा जॉब एकदम सिक्योर है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे क्या होता है कि एक आपके अंदर मोटिवेशन रहता है, कोई भी अनसिक्योरिटी नहीं रहता है, अनसिक्योर आप नहीं रहते हैं, तो इससे भी एक आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अपने काम को बेहतर तरीक़ा से विदाउट एनी एंजाइटी आप करते हैं, तो इससे आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था कि एक्सप्लेन मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसको देखते हैं। तो देखिए हमारा मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। इसके अंदर होता है कि मास्लोज थ्योरी asserts that the most basic human needs such as food, water, shelter and rest must be satisfied before other high level need can be addressed. These needs serve as a foundation for motivation. तो जो हमारा मास्लो थ्योरी है उसका सबसे पहला जो नीड है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब भोजन, पानी और रहने की सुविधा हो जाए, उससे अगर वो सेटिस्फाइड है फिर उसको दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमको एक मोटिवेशन रहता है कोई भी दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि जो हमारा बेसिक नीड है वो उससे हम सेटिस्फाइड है, वो मेरा कंप्लीट है। तो इससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है हमारे अंदर कि हम दूसरे अब काम करें, क्योंकि हमको जो बेसिक नीड्स चाहिए वो तो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब दूसरा है सेफ्टी नीड्स। इसका जो दूसरा नीड है वो है सेफ्टी नीड्स।
Once physiological needs are met, individuals seek security, stability, and protection from physical and emotional harm. These include job security, financial stability, and a safe work environment. तो जो हमारा पहला नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। इसके अंदर था कि हमको फूड की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए और हम आराम करें, यानी कि हमारे पास घर हो, शेल्टर हो। तो जब ये ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। तो हमारी जब ये फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम अब जीवन में चाहते हैं कि हमको स्टेबिलिटी हो, प्रोटेक्शन हो, जो भी हमारा फिजिकली जो हम प्रोटेक्टेड रहें, इमोशनली हमको कोई हार्म ना हो, और जो भी हमारा जॉब सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मतलब आर्थिक रूप से हम स्टेबल रहे, हमारा मतलब जो भी नीड है वो पूरा हो जाए, पैसे वाली नीड। और जहाँ भी हम काम करें वो एक सेफ इन्वायरमेंट हो, हमको कोई फिजिकल हार्म वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा में ये था कि जो हमको पहला पॉइंट था फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें था खाना, पानी, शेल्टर, ये सारी ज़रूरतें जब हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद हम चाहते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में हमारा था जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और उसके बाद सेफ वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ की जो वातावरण हो हमारे लिए सेफ हो, कोई हमको वहाँ हार्म ना हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब तीसरा जो हमको नीड है वो देखते हैं, सोशल नीड। इसके अंदर क्या होता है, ये थ्योरी कहता है कि द थ्योरी पॉजिट्स दैट ह्यूमंस हैव अ नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड सोशल इंटरेक्शन। दिस इंक्लूड्स द नीड फॉर फ्रेंडशिप, सपोर्टिव वर्क रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो जो पहला हमारा नीड था खाना, पानी और रहने की व्यवस्था, दूसरा में था हमको जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेफ वर्क इन्वायरमेंट। अब इन ज़रूरतों को पूरा हो जाने के बाद हमको अब एक सोशल नीड भी चाहिए। देखिए, अब समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला तो नहीं रह सकता है, उसको समाज में अब जो भी दूसरे लोग हैं उससे उनको फ्रेंडशिप चाहिए, उनसे उसको सपोर्ट चाहिए अपने वर्क में, और एक कम्युनिटी होना चाहिए, क्योंकि कोई अकेला इंसान नहीं रह सकता, वो उनको एक सोशल लाइफ चाहिए, नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। यही है एक सोशल नीड उनको होती है। उसके बाद है एस्टीम नीड्स। इनके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल हैव अ नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दिस इनकम्प्रेसेस फीलिंग ऑफ accomplishment, रिकॉग्निशन फॉर वर्क एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अब जब हमारी ये तीनों ज़रूरतें पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, तो उसके बाद हम एस्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो हमको मिलनी चाहिए, एक हमको पहचान समाज में मिल जाए, रिकॉग्निशन, और दूसरे लोग हमारी इज्जत करें, ये हमारी नीड हो जाती है। और इससे हम एक तरह से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी मतलब फील कर पाते हैं। हमारा जब सेल्फ इमेज जो समाज में बनता है वो एक पॉजिटिव बनता है। तो ये हमारी चौथी नीड थी। अब पांचवी जो है वो है सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या होता है कि एट द पिनेकल ऑफ हायरार्की are the needs for self-actualization, which involve realization one's full potential, pursuing personal growth, and achieving personal dreams and aspiration। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, तो फिर एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आपको मतलब खुद का पोटेंशियल आपको रियलाइज करना होगा कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है ग्रोथ करने की, किसी भी अपने ड्रीम को हम कैसे अचीव करें, वो हमको एक मतलब एनालाइज करना होगा खुद के अंदर कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हम ड्रीम्स देखें, जो भी हम सपने देखे हैं, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे जब हम अपना एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था।
उसके बाद है मास्लोज थ्योरी सजेस्ट दैट एज ईच लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू परस्यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इन द hierarchy. This theory provides insight into the varying factors that drive individual motivation and the progressive nature of fulfillment different needs. तो ये थ्योरी हमको ये कहता है कि जो भी हमारी मोटिवेशन की नीड होती है, जैसे हमको यहाँ के 5 नीड है, तो ये एक दूसरे से एक हायरार्की लेवल में सेट है। जैसे हमको पहला था फिजियोलॉजिकल नीड, तो इसके अंदर था कि फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी हमको ज़रूरतें पूरी हो जाए। उसके अंदर हमको आता है सेफ्टी नीड्स, मतलब ये एक हायरार्की, इस थ्योरी के हिसाब से एक हायरार्की सेट है कि भाई पहले मुझे फूड, वाटर, शेल्टर, इन चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि हमको ये चीज़ें पहले मिले। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, फिर हम सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हम सेफ़ रहें, जहाँ हम काम करते हैं वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट हो, हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे लाइफ में, हमारी जॉब सिक्योरिटी हो। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट हायरार्की के थ्रू जो नेक्स्ट होता है वो होता है सोशल नीड। जब हमारे पास खाना हो गया, पानी हो गया, रहने की व्यवस्था हो गई, और उसके बाद जब हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो अब हमको सोशल लाइफ भी चाहिए, सोशल नीड्स है उसके अंदर है। कोई भी व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता है, तो उसको फ्रेंडशिप करनी ज़रूरी है, कोई भी काम करने के लिए, मतलब अच्छा एक रिलेशनशिप, ओवरऑल आपको एक कम्युनिटी में आपको रहना है, तो एक सोशल लाइफ आपको चाहिए, नहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चल जाएगा। अकेले कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। जब हमारी ये ज़रूरत पूरी हो गई तो हम फिर नेक्स्ट ज़रूरत की ओर बढ़ेंगे, वो हमारा था एस्टीम नीड। मतलब जब आपको एक लोग पहचानने लगे, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ये आप चाहने लगते हैं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि ज़रूरतें बढ़ जाती है कि हमारा समाज में एक पॉजिटिव इमेज बने, रिकॉग्निजेशन फॉर वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमको पहचान मिले, लोग अप्रिसिएट करें। और पांचवा था कि हमको एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, जो भी हम पर्सनल मतलब ड्रीम्स देख रहे हैं, जो भी हम से मतलब लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, अपना मेरा पोटेंशियल क्या है उसका हम एनालिसिस करें, इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। ये था हमारा एक मास्लोज थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, और इसका दूसरा पार्ट है राइट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग टाइम। तो आप समझिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। जब हम टाइम मैनेज करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। चलिए इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखें पॉइंट वाइज, क्योंकि इससे आपका नंबर मैक्सिमाइज हो जाएगा। चलिए, टाइम मैनेजमेंट refers to the ability to plan and control the time spent on different activities effectively to improve productivity and efficiency। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है कि इससे हम जो भी अपना काम करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, उस पर हमको कितना समय देना है उसको हम प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं, उसको हम प्लान और कंट्रोल करते हैं। तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी हमारा काम करते हैं उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारी इफ़िशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं। चलिए अब पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हमारा जो जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उनको हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इससे हमारी जो होगी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या है, मैनेजिंग टाइम अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रायोरिटाइज टास्क, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एलोकेट द नेसेसरी टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड
आउटपुट। तो इससे क्या हम समझे दोस्तों कि जब हम टाइम मैनेज करके अपना काम करते हैं, जैसे हमारा कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है उसको हम कितने नंबर प्रायोरिटी पर रखें, तो उससे हमारा क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा है कि जैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी भी काम को टालना। तो जब आप टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करके काम करेंगे, तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, काम को टालना, ये आप नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप अवॉइड कर पाएंगे। तो इससे हमारा काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और जिस काम को, जिस एक्टिविटी को जितना टाइम चाहिए वो हम एलोकेट कर देंगे। तो इससे ओवरऑल हमको ये फ़ायदा है कि हमको जो आउटपुट मिलेगा वो बेहतर होगा, इफ़िशिएंट होगा समय के हिसाब से, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप सेम ऐसे ही अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम में लिखिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। और जब आप सेमेस्टर में लिख रहे हैं तो जैसे ये पॉइंट है तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, इससे हमारा आंसर और एट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा बेनिफिट क्या है कि रिड्यूस स्ट्रेस। विथ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल कैन अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म बाय डेडलाइंस एंड वर्कलोड, देयर बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो देखिए इससे क्या होगा कि जैसे हम टाइम मैनेजमेंट करके अपना काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों का एग्ज़ाम है, सपोज़ कीजिए कि हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब हम प्रॉपर तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना है वो हम पहले से असाइन कर चुके हैं, एलोकेट कर चुके हैं, तो उससे क्या होगा कि हम एंजाइटी में नहीं रहेंगे, हमको वो स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहले से रूटीन बना हुआ है कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो उस अकॉर्डिंगली हम अपना पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा कि हमको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, और हम बेहतर तरीक़ा से अपना तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से सेम हमारे काम में भी होता है, जब हमको कोई काम का डेडलाइन है तो हम एंजाइटी में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही टाइम मैनेज करके कामों को कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बेनिफिट होगा टाइम मैनेजमेंट का। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इसके अंदर क्या है, बाय एलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम टू ईच टास्क इंडिविजुअल कैन फोकस ऑन एंड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क लीडिंग टू बेटर आउटकम्स। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम अपने काम को सफिशिएंट टाइम देते हैं, जब टाइम को मैनेजमेंट करके अपने एक्टिविटीज़ को सफिशिएंट टाइम एलोकेट कर देते हैं कि भाई हमको इस काम को करने के लिए इतने घंटे चाहिए तो चाहिए, उसमें कोई आप फिर कटौती नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारे उस काम को करने के लिए जो फोकस हो, एकदम फोकस रहते हैं कि हमको ये काम करना है और इस समय पे करना है। और इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो होता है और क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं चौथा, इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट अलाउ इंडिविजुअल्स टू एलोकेट टाइम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीडिंग टू वेल थॉट आउट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब आप अपने काम को टाइम मैनेजमेंट से करते हैं, मतलब उसके लिए आप टाइम देते हैं सोचने के लिए, तो इससे क्या होता है कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से पहले उसके ऊपर विचार करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे कि हमारे लिए ये काम कितना बेनिफिशियल हो सकता है, क्या हो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या निगेटिव, मतलब उसको आप एकदम डीप थिंकिंग करते हैं उसके ऊपर, फिर आप वो डिसीजन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा इन्हांस हो जाता है, हमको एक मतलब लॉन्ग टर्म में हमको दिखता है कि इससे हमारे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि उसको डिसीजन को लेने से पहले हम बहुत सोचते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो इससे हमारा आउटकम भी अच्छा आएगा, क्योंकि हम वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था।
अब चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है मेरा, मतलब पांचवा बेनिफिट क्या क्या है। तो इससे क्या हो, पांचवा है कि बेटर प्रोफेशनल रेप्यूटेशन। देखिए, इंडिविजुअल हु इफेक्टिवली मैनेज देयर टाइम आर ऑफन परसीव एज रिलायबल, पंक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज, इनहेंसिंग देयर प्रोफेशनल रेप्यूटेशन। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट से अपना काम करेंगे, तो आप जैसे कहीं भी आप एम्प्लॉय हैं, आप अपना काम टाइम मैनेजमेंट से कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल पंक्चुअल है अपने कामों को लेके, मतलब जो काम जितना उसका डेडलाइन है उससे पहले ही आप कर लिए हैं, और आप पूरे ऑर्गेनाइज तरीक़ा से काम करें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी नहीं है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशनल मतलब एक इमेज बनेगा, वो एक बहुत ही अच्छा बनेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपका एक अलग पॉजिटिव इमेज बनेगा कि भाई ये जो बंदा है अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और पंचुअल रहता है, अपने काम को एकदम बेहतर तरीक़ा से दिए गए समय में कर लेता है। तो इससे आपके जो भी सीनियर्स होंगे जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपसे खुश रहेंगे, तो आपका ओवरऑल जो प्रोफेशनल रेपुटेशन मतलब इमेज जो होता है कि वो आपका एक बहुत पॉजिटिव बनेगा। तो ये फ़ायदा आपको होगा। अब देखिए, जो छठा पॉइंट है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स इंडिविजुअल टू allocate time for work, personal life and leisure activities, contributing to a healthier work life balance। तो जो हमारा ये बेनिफिट है छठा, ये है वर्क लाइफ बैलेंस। तो जब आप अपने कामों को प्रॉपर तरीक़ा से मैनेज करके चलते हैं, तो जैसे कि आपका जो भी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं तो उसमें एक बैलेंस बना रहता है। जैसे कि जब आप टाइम मैनेजमेंट से काम करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, आपको लीजर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम लगेगा। जैसे आपको मान लीजिए क्रिकेट खेलना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट से अपना काम कर रहे हैं, ऐसे आप अपने रूटीन को मैनेज किए कि जहां आपका फेवरेट जो स्पोर्ट्स है जैसे कोई, तो उसको आप लीजर एक्टिविटीज़ में रख लिए, तो आप वहां क्रिकेट खेल लिए। तो ये आपका पर्सनल और मतलब प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा, और इससे आपको अपना पर्सनल लाइफ बेहतर तरीक़ा से जीने में मदद होगी। आपका सोशल लाइफ भी रहेगा, जैसे आप टाइम मैनेज करके अपना काम कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों के लिए टाइम अवेलेबल और सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। By managing time effectively, individuals free up time for skill development, learning, and personal and professional growth opportunity। तो जब आप अपने काम को टाइम मैनेजमेंट से करेंगे, मैनेज करके टाइम को करेंगे बढ़िया तरीक़ा से, तो आपको अपने स्किल डेवलप करने के लिए टाइम मिल जाएगा, कुछ नया सीखने के लिए आपको टाइम बचेगा, आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, और जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। तो आपका इससे ओवरऑल ग्रोथ होगा, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ। देखते हैं आठवां हमारा जो है वो है मीटिंग डेडलाइंस। तो इसके अंदर क्या है, टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स दैट इंडिविजुअल कैन मीट डेडलाइंस एंड डिलीवर ऑन देयर कमिटमेंट्स कंसिस्टेंटली, फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड रियलिबिलिटी। तो ये इसके अंदर क्या है कि जैसे आप कहीं एम्प्लॉय हैं, तो आप किसी को कमिट कर दिए कि मैं आपको आपका काम इतना तारीख को करके डिलीवर कर दूंगा। तो जब आप अपने काम को प्रॉपर तरीक़ा से मैनेज करके करते हैं तो आप दिए हुए कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। आप अपने मतलब जो भी डेडलाइन सेट किए हो उस डेडलाइन पे आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा अपने कस्टमर के साथ, या जो भी एम्प्लॉई है उसके साथ हमारा जो एक ट्रस्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम।
इसके अंदर है टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज लीडिंग टू इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अपना काम करेंगे तो किसी भी काम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो भी आप टाइम को यूज़ करेंगे वो आप बिल्कुल एफिशिएंट होगा आपके काम के लिए, और जो आप समय अपने काम को दे रहे हैं और जो रिसोर्स यूज़ करें वो बिल्कुल यूज़फुल होगा, आपका ओवरऑल टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आप टाइम को मैनेज करके अपना काम करेंगे। इससे हमारा रिसोर्स बचेगा और हमारा समय भी बचेगा, समय वेस्ट नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है इंक्रीज मोटिवेशन। Accomplishing task within set timeline and achieve goal through effective time management can boost motivation and morale। तो जब आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करेंगे तो आप दिए हुए टाइमलाइन से पहले ही आप अपने काम को, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीक़ा से विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन होगा, मोरल होगा, वो बूस्टअप हो जाएगा, आप अपने काम को और बेहतर तरीके से अगले काम को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब देख चुके हैं कि हमारा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।